Hello everyone. Once again welcome back to my YouTube platform at the rate of English with Vipul sir. तो चलिए आज क्रैश कोर्स डे 6 है और फिर से अपने उस बुलंद इरादे के साथ कि अब भी नहीं तो कभी नहीं और इस बार 95 पार इसी बुलंद सोच के साथ, इसी दृढ़ संकल्प के साथ, इसी पक्के विश्वास के साथ और कड़ी मेहनत के साथ हम आज अपना जो डे 6 है क्रैश कोर्स उसको स्टार्ट करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और यकीन मानिए आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर वीडियो इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा बिना स्किप किए हुए और हर बात को सुना तो निश्चित तौर पे आपको एक्सप्लेनेशन करने में, ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हमने जो अपना प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके बारे में डिस्कस किया है कि वो चैप्टर्स किस टाइप के हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और कंजूसी ना करें, थोड़ा सा लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, है ना, ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सके। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते। देखिए फर्स्ट क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या लिखा हुआ है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आप जानते हैं कि आपकी बुक रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज़ अ टाइप ऑफ एसे। तो याद रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एसे। ये एक तरह का निबंध है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन जब करेंगे वहाँ भी काम आएगी, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। तो याद रखना क्या कि जो चैप्टर है कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये क्या है? एक तरह का एसे है, एक तरह का निबंध है। सेकंड है भारत इज़ माई होम, है ना। तो भारत इज़ माई होम क्या है? टाइप ऑफ स्पीच। देखिए स्पीच है ये, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब प्रेसिडेंट का ओथ लिया था, शपथ लिया था, तो उन्होंने जो स्पीच डिलीवर किया था वही स्पीच का कुछ अंश, कुछ एक्सट्रैक्ट यहाँ पे है। तो याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एसे है, एक तरह का निबंध है, महात्मा गांधी का है। और भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा है। और जो उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था प्रेसिडेंट के ओथ के समय, तो वो उसी की स्पीच का कुछ एक्सट्रैक्ट है। तो याद रखना है भारत इज़ माई होम क्या है? एक तरह का ये स्पीच है। थर्ड देखिए पिंच ऑफ स्नफ, है ना, जो मनोहर माल गांवकर आपके जो इसके राइटर है, इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो याद रखना है कि पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक तरह का शॉर्ट स्टोरी है, एक संक्षिप्त कहानी है। तो 3 हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एसे है, निबंध है ना। भारत इज़ माई होम क्या है? एक तरह का स्पीच है, भाषण है, मतलब उनके द्वारा दिया गया भाषण का कुछ अंश है। और पिंच ऑफ स्नफ क्या है? ये टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखिए 4 है आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है ना, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये क्या? ये टाइप ऑफ स्पीच, ये भी एक डिलीवर किया गया उनका स्पीच था, उसी का कुछ एक्सट्रैक्ट है। देखिए स्पीच यहाँ पे 2 हो गया, भारत इज़ माई होम और आई हैव अ ड्रीम, ये दोनों स्पीच हो गया। सिविलाइजेशन कल्चर एसे, एक तरह का निबंध हो गया। और पिंच ऑफ स्नफ क्या हो गया? शॉर्ट स्टोरी। अब देखिए 5 द आर्टिस्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये भी शॉर्ट स्टोरी हो गया, यानी कि दो का कॉम्बिनेशन आपका बैठ गया। अभी देखिए भारत इज़ माई होम स्पीच, आई हैव अ ड्रीम स्पीच, पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी, और द आर्टिस्ट ये भी क्या है? शॉर्ट स्टोरी। बस महात्मा गांधी वाला जो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? एक एसे है। अब आता है नंबर 6 पे। देखिए हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज अ टाइप ऑफ एसे। अब देखिए इसका भी पेयरिंग हो गया, सबका जोड़ा मिल गया। क्या क्या मिल गया? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एसे, और कौन सा ऐसे हो गया? हाउ फ्री इज़ द प्रेस भी एक ऐसे हो गया। भारत इज़ माई होम एक स्पीच हो गया। आई हैव अ ड्रीम भी क्या हो गया? स्पीच हो गया। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। और द आर्टिस्ट भी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। देन आते हैं आगे द अर्थ, द अर्थ भी क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। और घबराइए मत, पहले थोड़ा आप लोग को मैंने पहले भी कहा था कि आप वार्म अप कीजिए, है ना, और फिर ट्रिक्स ऐसे आएंगे कि होश उड़ा देंगे। घबराइए मत, पहले थोड़ा सा अभी समय है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। और घबराइए मत, डिजिटल भिखारियों से बच के रहिए, है ना। अपना दिमाग लगाइए, एग्ज़ाम आपके भविष्य के लिए है, आपके 12 साल की मेहनत का रिजल्ट देने वाला है। तो मेरा बस एक ही आप लोगों से कहना है कि डिजिटल भिखारी से बच के रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। और हर चीज़ का ट्रिक आएगा, और वो ट्रिक इस तरह का आएगा कि जिसको कोई नहीं काट पाएगा, है ना। कैसा भी क्वेश्चन है, किस तरह का भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि सर के हिसाब से मैंने अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना दिया, ट्रिक्स बना दिया कि बस मेरे ही क्वेश्चन पे सेट करें, ठीक है। तो द अर्थ क्या है? स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। मैरिज प्रपोजल ये एक ड्रामा है, क्या है? ड्रामा है। और ये देखिए बगल में कॉमेडी लिखा हुआ, मतलब जो ड्रामा है, ड्रामा का टाइप होता है ना, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है ना, मेलो ड्रामा है। तो ये क्या है? मैरिज प्रपोजल टाइप ऑफ ड्रामा। और ड्रामा में किस टाइप का ड्रामा है?
कॉमेडी है, कॉमेडी समझते हैं, इसमें हंसी मजाक को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करता है, वो तरह का है। फिर आइडियाज डेफ ए हेल्प मैनकाइंड, ये भी एक तरह का ऐसे, तो इससे 3 हो गया। कौन कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आई हैव सॉरी हाउ फ्री इज़ द प्रेस, और आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या हो गया? ऐसे हो गया। अब देखिए ये टोटल मैंने आपको 9 है ना, 9 के बारे में बताया जो इम्पोर्टेंट है ना। कितना है आपका टोटल? क्या है? 9। तो इन 9 को आप बहुत अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा। फिर से समझ लीजिए, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक तरह का ऐसे है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर एक्सप्लेनेशन करने में काम देगा। भारत इज़ माई होम एक स्पीच है, पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी है, आई हैव अ ड्रीम ये वापस एक स्पीच है, आर्टिस्ट वापस एक शॉर्ट स्टोरी है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस ये वापस एक ऐसे है, देन द अर्थ शॉर्ट स्टोरी है, मैरिज प्रपोजल ड्रामा है, और ड्रामा में किस टाइप का ड्रामा है? तो कॉमेडी बेस्ड। आइडियाज़ डेफ है हेल्प मैनकाइंड ये भी एक ऐसे है। तो ये टोटल 9, इन 9 को अच्छे से आप याद कर लीजिए, ध्यान से कर लीजिए, और हर चीज़ का ट्रिक आएगा। पहले अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक पे नहीं, ट्रिक को प्रैक्टिस चाहिए, और केवल सुनने से देखने से ट्रिक्स का ऊपर काम नहीं होगा। आप पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देन हर चीज़ का मैं ट्रिक लेके आऊँगा, घबराई मत, काफ़ी समय हम लोग के पास है। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो कुछ इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी उनको देख लेते हैं। देखिए नंबर 10 में है कि 18th सेंचुरी इज़ नोन एज ऑगस्टन एज। अब यह तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, ऑगस्टन एज कौन सा सेंचुरी कहा जाता है? तो 18th सेंचुरी को, या फिर कह सकता है कि 18th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? तो ऑगस्टन एज। कई बार देखिए आपको अर्ली दे देगा कि अर्ली स्टेज ऑफ है ना, अर्ली पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्ली पार्ट दिया तो उसी को मार्क करेंगे। जनरली आप याद रखिएगा कि 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज का नाम दिया गया है। देन देखिए 11 में क्या है? चाइनीज़ लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। अब देखिए नेटिव स्पीकर का मतलब क्या होता है? नेटिव समझते हैं ना, जैसे हम लोग का नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। नेटिव हम लोग हिंदी का हम लोग क्या है? नेटिव स्पीकर है, मतलब हिंदी को हम लोग मातृभाषा के रूप बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सा लैंग्वेज है जिसको लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर हैं, किस रूप में? नेटिव रूप में। यानी दुनिया में वो कौन सा भाषा है जिसको सबसे ज़्यादा बोलने वाले स्पीकर्स हैं, सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, किस रूप में? मातृभाषा के रूप में। वो कौन सी भाषा है? चाइनीज़। ठीक है। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे तो इंग्लिश है। वर्ल्ड वाइड अगर सबसे ज़्यादा बोला जाता है तो इसका यूज़ है प्रोफेशनल रूप में, कमर्शियल रूप में, वो इंग्लिश है। और थर्ड नंबर पे कौन सी भाषा आती है? हिंदी। तो याद रखिएगा अच्छे से। देखिए नंबर 12 है द वर्ब आर। अब आर जो वर्ब है, क्रिया है, जैसे इज आर एम होता है तो आर, तो आर को बोरो कहाँ से किया, उसको ग्रहण कहाँ से लिया गया इंग्लिश में? तो फ्रॉम स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज। तो याद रखना है कि जो वर्ब है आर, इसको स्कैंडिनेवियन भाषा से इंग्लिश में बोरो किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है वो इनरिच, समृद्ध हुआ है। उसका कारण एक ही है, क्या कारण? उसका कारण है उसका बोरोइंग नेचर। अब देखिए नंबर 13 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। ये ऑब्जेक्टिव में आए, 2 नंबर में आए, कहीं ना कहीं तो पक्का आना है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताया, फिर आगे हम लोग इसके ऊपर सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। पहला तो आपको लर्न करना ऑब्जेक्टिव के लिए कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट किस पीरियड में हुआ। तो याद रखना है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, किसका? मिडिल इंग्लिश पीरियड का। याद रखना मिडिल इंग्लिश पीरियड का इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है। और दूसरा इसमें याद कर रखना ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कब से कब हुआ, मतलब इसका जो ड्यूरेशन था कब से कब था? तो AD 1400 टू AD 1500। और AD का मतलब मैंने पहले बताया था, फिर से बोल देता हूँ। AD का मतलब क्या है? एनो डोमिनी। देखिए 14 इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कंसीडर्ड, इसका मतलब क्या? माना जाता है मोस्ट इम्प्योर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। याद रखिएगा दुनिया का सबसे ज़्यादा अशुद्ध भाषा, इम्प्योर भाषा किसको कहते हैं? इंग्लिश को। और इसका कारण क्या है? क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पूछा तो सीधा लिख देंगे आप इंग्लिश को सबसे इम्प्योर मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा व्हाट मेड, है ना, किस चीज़ ने बनाया इसको इम्प्योर लैंग्वेज। इसका कारण इसका बोरोइंग नेचर, इंग्लिश ने बोरो किया है। और एक ऐसा अनुमान है, एक ऐसा कैलकुलेशन है कि लगभग नियर अबाउट 50 अलग अलग भाषा से इंग्लिश ने क्या किया? शब्दों को बोरो किया है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और बहुत मेहनत से ध्यान से पढ़िए, समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, है ना, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए। और आप इसको नोट कर लीजिए ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए। और देखिए अभी लास्ट में नंबर 15 में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है, उस क्वेश्चन को आंसर जो उसका परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आप चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को रीज़न समझकर और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
देखिए क्या है, नथिंग बट डॉग्स गैप बार्किंग, नथिंग बट डॉग्स गैप बार्किंग, ऑप्शन है इज़ आर हैज़ हैव। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, है ना, क्या कमेंट करेंगे कि भाई इसका सही आंसर कौन सा है, इज़ है, आर है, हैज़ हैव या हैव है। तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से सारी पॉइंट समझ में आ गई होगी। तो आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ बिना किसी फालतू और बकवास बातों की आती रहेगी। बस आप ध्यान से पढ़िए और घबराइए मत, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, है ना। और फिर हम लोग देखते हैं कितना अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा, कितना अच्छा आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होके जाएंगे। तो ध्यान से सबको पढ़िए, नोट करते जाइए, एक अलग कॉपी रखिए क्रैश कोर्स के लिए जिस पे आप सारी बातों को लिखें। और इस बात को ज़रूर रोज़ से एक बार देखिए कि अब भी नहीं तो कभी नहीं, इस बार 95 पर ही दिमाग में डाल लीजिए। तो चलिए बाय बाय।